इसमें अपन को लिखना था द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड मेड बाय द इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ orbit is 8 times the number of revolution per second made by the nth orbit. Get the value of n. तो ठीक है ना, is equal to 8 times the nth orbit. तो second orbit में जो था वो nth orbit से nth orbit वैल्यू ऑफ n पूछ रहा है, तो z तो कैंसिल ही हो जाएंगे दोनों में, तो अपन लिखेंगे इन द nth ऑर्बिट, तो बता देंगे भाई सेकंड ऑर्बिट में n क्यूब 64 आ गया। बिल्कुल। सो मेरे ख्याल से सभी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मिनट में हटा देता हूँ उसको। तो सेकंड ऑर्बिट में अपन लिख लेंगे भाई, सेकंड ऑर्बिट का मतलब हो गया यहाँ पर एक सेकंड ऑर्बिट के लिए लिख लेते हैं अपन कितने, z²/n³ लिखा था ना अपन ने। हाँ सर। n³ आ गया, तो अपन क्या कर लें इसमें, z हो गया 1 बोर हाइड्रोजन एटम है ना, नहीं z तो वैसे भी कैंसिल हो जाना है, ये सेकंड ऑर्बिट गिवन है अपन को, तो n³ विल बी इक्वल टू 8 इंटू ये 2 गिवन है, सेकंड ऑर्बिट है 2 का क्यूब, तो n³ इज इक्वल टू 64, तो n विल बी इक्वल टू 4 आ रहा है। लो भाई आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरा चेक कर लेते हैं। अब मेरे ख्याल से 8th वाला किसी ने पूछा नहीं था, पूछा था क्या किसी ने 8th वाला? नहीं सर, नहीं पूछा किसी ने 8th वाला। 9th वाले पे आ जाते हैं। Calculate the maximum number of possible spectral lines which made by the emission of the bracket series in hydrogen atom. ठीक है, if the electron is present in the 9th excited state, okay, तो अपन को given है calculate the number of possible lines, spectral line which may be emitted by the bracket series. तो bracket series का मतलब हो गया n तो मतलब n1 4 हो जाएगा ना, कौन सा हो जाएगा? 4 ठीक है, तो ये हो गया अपने लाइमन बाल्मर, इसमें क्या हो जाएगा? लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, लाइमन बाल्मर पैशन ब्रैकेट। ले भाई ये पूछ रहा है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि एक्साइटेड स्टेट इन द हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इमिटेड इन द 10 से ब्रैकेट 4, सीरीज, 9 से 4, 8 से 4, बस 6 हो जाएंगे। ये ले भाई ये, तो 10 से 4, 9 से 4, 8 से 4, 7 से 4, 5 लिखा ही नहीं, 5 से 4 भी होगा, 6 हो गया। लो भाई आंसर 6 आ गया। सो 10 मतलब डायरेक्टली लिख लेते अपन 10 टू, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब 4, 9 टू 4, 8 टू 4, 7 टू 4, 6 टू 4 और 5 टू 4, ये आ गए सारे के सारे ब्रैकेट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 10 में था व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स और आयंस शुड बी प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज सो दैट द 6 स्पेक्ट्रल लाइंस कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम द 5th एक्साइटेड स्टेट टू द 2nd। इस टाइप का अपन ने क्लास में किया हुआ है क्वेश्चंस। यस सर मैं बताऊं, ये बता दो। वो 6th स्टेट से 2nd स्टेट में जा रहा है, तो जब हम उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम एक एटम में ही कवर कर ले, तो 4 एक में कर लेगा और 2 एक में कर लेगा, तो 2 एटम्स मिनिमम लगेंगे। कम से कम 2 एटम चाहिए अपन को, एक एटम ये हो जाएगा जिसमें ऐसे दिखा देंगे और एक एटम ये हो जाएगा जिसमें ऐसे दिखा देंगे, राइट। 11th वाला देख लेते हैं। यस अब 11th वाले में अपन को गिवन है in a mixture of hydrogen in a mixture of sample of hydrogen atom and the helium ions, electrons and all the hydrogen atoms and helium ions are present in the n equal to 4th state। ठीक है भाई, वो अपन से कह रहा है कि n equal to 4th state में वो प्रेजेंट है, ठीक है। So 1 2 3 4 n equal to 4, 1 2 3 4 स्टेट में प्रेजेंट है। So हाइड्रोजन में भी और हीलियम में भी वो 4th स्टेट में प्रेजेंट है, 1 2 3 4 है।
हीलियम आयन में भी, ठीक है। Then find the maximum number of different line obtained when all the atoms, all the electrons make transition to the n equal to 4 up to the ground state. तो इसमें क्या है, n into n minus 1 divide by कितना होगा, n into n minus 1 divide by 2 ना, so n is 4, 4 into 4 minus 4 3 12 6 ये हो गया, 6 ये हो गया। तो अब अपन कहेंगे भाई देख, इसमें जो 1 to 2 होता है, इसमें 1 to 4 इनका सेम होगा, क्योंकि ये -13.6 होता है, -3.4 होता है, -13.6 होता है हीलियम है ना, -54.4 होता है, -13.6 होता है, that is 6.08 होता है, और -3.4 होता है। तो ये वाला लाइन तो कॉमन हो गया ना दोनों में, उसको थोड़ी काउंट करेंगे। तो 6 + 6 12 होना चाहिए, लेकिन एक लाइन कॉमन है तो कोई एक को ही काउंट कर पाएंगे। तो वी गेट द आंसर एज 11। Question number 12 match the following है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द लिथियम आयन द एक्साइटेड स्टेट। हाँ तो ठीक है ना, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है लिथियम के थर्ड शेल में एनर्जी क्या होती है, तो बता देंगे। बाइंडिंग एनर्जी मैंने आपको बताया भी था कल, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, लास्ट क्लास में बताया था ना मैंने बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। तो लिथियम का सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो लिथियम में अगर अपन चेक करेंगे तो थर्ड शेल, तो अपन कहेंगे हाइड्रोजन का फर्स्ट, हीलियम का सेकंड और लिथियम का थर्ड 13.6। उसके बाद फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम 3.4, नहीं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मतलब जाने की एनर्जी, अपन ने पढ़ा हुआ 10.2, ये होता ना हाइड्रोजन में 13.6 3.4 -1.51, तो इधर से इधर 10.2, इधर से इधर 12.1 इलेक्ट्रॉन, राइट। सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट ऑफ सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब फर्स्ट शेल से थर्ड शेल तक कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसमें मुझे नहीं लगता है इसके अलावा कुछ और होगा, क्योंकि उसमें बहुत एनर्जी होता है, क्योंकि उसका लिथियम का ग्राउंड स्टेट का एनर्जी जैसे हाइड्रोजन में 13.6 होता है, लिथियम का ग्राउंड स्टेट का एनर्जी 122.4 होता है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम 13.6, हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से कितने एनर्जी से बाइंडेड होता है, 13.6, दैट इज द आंसर। अब आप 9th में बता दो कि 9th में क्या है, अब आप 9th में बता दो सर 11th का 11 था ना आंसर। हाँ सर हाँ बोलो। सर मैच द फॉलोइंग इन 12th क्वेश्चन, उसमें जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें आर और क्यू दोनों है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम आर और क्यू दोनों है, तो चलो ठीक है, अगर सेकंड शेल में ऑर्बिट क्योंकि शेल मेंशन नहीं नहीं गिवन है ना, किया। तो ऑर्बिट के हिसाब से बता दिया उसने कि अगर सेकंड, क्योंकि शेल गिवन नहीं है ना, तो हाइड्रोजन एटम यस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 13.6, लेकिन फर्स्ट स्टेट में 3.4, ओके सर। इसलिए वो दोनों गिवन है, तो शेल भी देना चाहिए उनको। अब बताओ डीपीपी नंबर 9, डीपीपी 12 9 का आंसर मैंने दे दिया था ना 9 का। यस Yes, सर। चल तो डीपीपी 9 के जल्दी जरा क्वेश्चन बता दो। 8 8 हो 8 गया, 12 हो गया, 4 14 4 5 हो गया, 14 हो गया, 15 5 और 4 5 9 11 नहीं 9 12 है शायद, 4 5 9 12 15 और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 भी है, 2 भी हो गया। शुरू कर लूं? यस सर। चल देखते हैं। If the kinetic energy of the alpha particle is doubled, the de Broglie wavelength will be, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को डबल करोगे तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो लैम्डा इज इक्वल टू 12.26 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी होता है,
भाई वी लिखते हैं ना कैपिटल वी, उसमें काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते तो हैं अपन। हाँ हाँ चिंता मत करो, मैं 6th वाला ही बताऊंगा, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो अगर काइनेटिक एनर्जी को अपन डबल करेंगे तो पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ अपन ले लेते हैं, ये इसको 1 ले लेते हैं, बाद में अगर काइनेटिक एनर्जी को डबल करेंगे, चलो 2 कर देते हैं, तो क्या होगा, तो पहले लैम्डा 1 विल बी इक्वल टू 12.26 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, रूट ऑफ मतलब जो भी रहा होगा x काइनेटिक एनर्जी, बाद में कैंसिल कर देंगे, तो डबल करूंगा ये लैम्डा 1 ही हो गया, लैम्डा 2 कर देता हूं, वो √2 हो जाएगा बाहर। ऐसे कर देते हैं ना, ऐसे लो कर दिया रेशियो, √2 बाहर ले आते हैं, बाकी सब कैंसिल हो गया, सो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू 1/√2। लो भाई हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 3, मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज, हाँ तो बताओ ना मोमेंटम, लैम्डा इज इक्वल टू एनर्जी फिर √2 टाइम्स हो गया ना। हाँ तो √2 टाइम काइनेटिक एनर्जी थोड़ी बोला उसने, √2 टाइम वेवलेंथ पूछा था उसने, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा, वेवलेंथ √2 टाइम्स हो गया, पर आंसर में 1/√2 दिया है आपने। सर 1/√2 टाइम्स ही होगा। 1/√2 टाइम्स ही होगा डी। हाँ तो लैम्डा इधर लिखना, इधर से इधर √2 टाइम्स ही तो है। और ऑप्शन डी दिया है। हाँ सर, तो नई वाली वेवलेंथ तो 1/√2 हो गया ना। नई वाली वेवलेंथ तो लैम्डा 2 होगा ना। सर लैम्डा 2 इक्वल टू √2 इंटू लैम्डा 1 1, तो हाँ सर। If the kinetic energy of the particle is doubled, the de Broglie wavelength becomes, पहले ये था, ये लिखा, अब ये है, ये लिखा, डबल किया काइनेटिक एनर्जी को। सर आपने वो उल्टा लिखा है, लैम्डा 1/λ2 √2/1 आएगा, ऊपर जाएगा ना नीचे वाला। हाँ ठीक है, ये ऊपर जाएगा ना। लो भाई सही तो है, अभी इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, बात तो सही है, ये तो तुमने लिखा, इसको ऐसे ही लिख दिया, ये 12.26 डिवाइडेड बाय होगा रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और जब अपन इसको लिखेंगे तो ऊपर जाएगा ना, ये तो √2 हाँ काइनेटिक सर। एनर्जी डिवाइडेड बाय 12.6, ठीक है ना, ये कैंसिल हुआ, काइनेटिक एनर्जी कैंसिल होगा तो √2/1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब तो अपने पास मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो एमवी मोमेंटम होता है ना, इसको P लिखो ना, सो P विल बी इक्वल टू h/λ आएगा, ले भाई क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये तो पूछे नहीं, वैसे बता दिया मैंने, इसमें लिखा था लिथियम आयन एंड अ प्रोटॉन आर एक्सीलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल, ठीक है, लिथियम आयन एंड प्रोटॉन आर एक्सीलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द रेशियो, ठीक है, तुम्हें याद है डी ब्रॉगली वेवलेंथ अपन ने ऐसे लिखा था, मैं 4th की बात कर रहा हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन √2m q इंटू v, मैं कैलकुलेट भी कर सकता हूँ, आपने यहाँ लिखा ना लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लैम्डा इज इक्वल टू दैट इज h अपॉन m स्क्वायर v स्क्वायर e स्क्वायर, सो m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका एक m इधर गया और इसको काइनेटिक एनर्जी को EV लिख देता हूं, मतलब Q इंटू V लिख देता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा h स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू m 1/, अब इसमें लैम्डा स्क्वायर लिख लेता हूं, तो ये आ गया अपने पास, मतलब मैं चाहूं तो ड्राइव भी कर सकता हूं, दैट इज व्हाट आई मीन। अब वो अपन से पता क्या बोल रहा है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो, ये कांस्टेंट कैसे होगा, 2 कांस्टेंट, V सेम है पोटेंशियल, तो अपने पास लैम्डा फॉर लिथियम इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 1/√m एंड q, और लैम्डा फॉर प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू 1/मास ऑफ प्रोटॉन इनटू q, ये लिखूंगा। तो उसने अपन से पूछा है कि इनका रेशियो बताओ, बता देंगे, लैम्डा ऑफ लिथियम अपॉन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू, अब इसको लिखते हैं तो अपन लिखेंगे ये मास ऑफ प्रोटॉन है, क्यू ऑफ प्रोटॉन है, ये दोनों लिथियम के लिए,
तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे होगा। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.672 10 की पावर माइनस 27 और क्यू होता है प्रोटॉन पे 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 90। चार्ज अपन वही लिख देते हैं, ये चार्ज का कैलकुलेशन नहीं करते हैं, क्योंकि लिथियम के लिए लिखोगे तो 3 टाइम लिखोगे। 1 ले लेता हूँ, 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 को 1 ले लिया। मास ऑफ लिथियम इज 7 AMU। So 1.66 into 10 to the power of minus 20 7 kg होगा, इधर भी 7 kg कर लेता हूं, इंटू 3, और दोनों ही रूट में है। ये वैल्यू और ये वैल्यू ऑलमोस्ट कैंसिल ही हो गया, तो 1/7 इंटू 3 बचा मेरे पास। ले भाई तेरा आंसर आ गया। राइट, 6 सी है ना फिर आंसर? आंसर √2/21, हाँ सी हो जाएगा। इफ द 6th वाला बता रहा हूं मैं। If the de Broglie wavelength of an electron revolving in the second orbit of hydrogen atom is x, ठीक है, the radius of that orbit is given by, ठीक है, तो n dash lambda is equal to 2 pi r। r ले लेते हैं, तो n का वैल्यू तो 2 गिवन है इसमें अपन, है ना, तो 2 पाई r इज इक्वल टू, अपन इस पे ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, सो 2 लैम्डा विल बी इक्वल टू, क्योंकि n डैश और n बराबर होता है 2 पाई r, तो फिर ये ना पाई के फॉर्म में ही अपन को आंसर गिवन है, सर लैम्डा भी x ले। और लैम्डा को अपन को लेना है x, तो x इज इक्वल टू पाई r आ गया। लो भाई अपना आंसर बताओ, योर आंसर कम्स आउट टू बी x अपॉन पाई। फिफ्थ वाला भी है, if the numerical value of mass and velocity of a particle is equal, then de Broglie wavelength in terms of kinetic energy is, ठीक है, if the mass and velocity are equal, तो de Broglie wavelength in terms of kinetic energy पूछ रहा है। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, और ये दोनों इक्वल हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू h m इज इक्वल टू v, सो v स्क्वायर हो गया। क्या चाहिए ऐसे काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखना है अपन को, ठीक है, तो अपन ऐसे लिखते हैं, मतलब इसको आप ऐसे लिख लो, v स्क्वायर इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करो और 1/2 से ही मल्टीप्लाई कर लो, तो ये काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हो जाएगा h बाय लैम्डा इनटू m मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे। तो लैम्डा को अपन को बताना है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू mh अपॉन फाइज ऑफ काइनेटिक। ले भाई आ गया, कोई डाउट है तो बोलो। अब ये सारी चीजें बताई तो ही मैंने क्लास में, वेवलेंथ, काइनेटिक एनर्जी, सारी चीजें बताए थे, सब तो बताया। क्वेश्चन नंबर 8, it is possible to measure simultaneously both the position and momentum of moving microscopic particle with absolute accuracy. Wrong. In case of moving microscopic particle, if the uncertainty in position is reduced, then the uncertainty in velocity is very high. Vice versa. That's correct. पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही, तो आंसर हो गया डी। पहला वाला तो डेफिनेशन है ना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, और दूसरा वाला एप्लीकेशन में बताया हुआ है मैंने कि एक टेंड्स टू इंफिनिटी अगर दूसरा टेंड्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 9, 9th वाले में गिवन है, पर गिवन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस मच kg, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट गिवन है,
The uncertainty involved in the measurement of velocity within a distance of 0.1 Armstrong unit. हाँ तो velocity आपको given है, within a distance आपको given है, और अपन को बताना है the uncertainty involved in the measurement of velocity. हाँ तो ठीक है ना. डेल्टा x इंटू होता है m डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 विद इन दिस रेंज अपन को बताना है. एमस्ट्रॉन्ग यूनिट था तो MKS ले लिया. मास हो गया 9.11 इंटू 10 to the power of -31. डेल्टा v मुझे कैलकुलेट करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू है 6.626. 626 इंटू 10 to the power of -34 डिवाइड बाय कर लेता हूँ 4 इंटू 3.1. लो आंसर आ गया. क्या प्रॉब्लम था इसमें? डेल्टा v बताना है, हो गया आंसर. Question number 12. In order to get the half velocity of electron, then in second case, the applied potential difference from the rest will be. So, in order to get, तो kinetic energy से कैलकुलेट कर लेंगे अपन. In order to get half velocity of electron, then in second case, the applied potential difference will be equal to. तो velocity और potential difference का वो देख लेते हैं अपन रिलेशन. तो वेलोसिटी अपन ने ऐसे लिखा भाई mv इज इक्वल टू h बाय लैम्डा. वो लैम्डा इज इक्वल टू h में h अपन mv लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं. तो मुझे बताना है दैट इज lambda is equal to h upon mv. The applied potential difference from rest will be. ठीक है. तो वेलोसिटी मुझे अब पूरा पढ़ना पड़ेगा ना. प्रॉब्लम ये है कि मतलब क्वेश्चन तो पूछ लेते हो लेकिन क्या है उसमें एक बार देखना पड़ेगा. पोटेंशियल डिफरेंस और इसका रिलेशन में. द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी. फर्स्ट केस सेकंड केस ये नहीं पता ना मुझे. चल देखते हैं. A chemist was performing an experiment to study the effect of varying voltage and the de Broglie wavelength of the electron. In first experiment, the electron was accelerated through the potential difference of 1 kilowatt from the rest. And the second experiment, it is 2 kilowatt in the. अच्छा ठीक है. सर आपने एक रिलेशन किया था ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी वाला. हाँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी ना, तो इसमें हाफ mv स्क्वायर कर देते हैं, है ना. तो इस इक्वेशन में अपन क्या करेंगे कि अगर मुझे वेलोसिटी को हाफ चाहिए तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या करना पड़ेगा. तो ठीक है, इनटू m तो वही हो जाएगा और इसको लिखना है तो v/2 कर दो, ev आ जाएगा. तो इसको 1 कर लेते हैं. ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है. ये v1 हो गया, ये v रहने देते हैं. ये 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा. तो लो भाई आपका आंसर आ गया. यहाँ से v1 था और ये v2 हो जाएगा. तो पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा वो पता चल गया. v स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं. सो 1/2 mv स्क्वायर इंटू 1/4 इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज ev2. तो ये वाला इक्वेशन और ये वाले इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, है ना. तो इधर 4 टाइम्स हो जाएगा. सो ev1 विल बी इक्वल टू 4 टाइम ऑफ ev2. e तो हटा लेते हैं. तो v2 जो होगा, जो पोटेंशियल v2 होगा वो v1 का 1/4 हो जाएगा. लो भाई आ गया, 1/4 हो जाएगा v2 का. बताओ भाई, तो क्या पूछा था. इन ऑर्डर टू गेट द हाफ वेलोसिटी, मतलब अगर इन सेकंड केस द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम द रेस्ट विल बी, फ्रॉम द रेस्ट विल बी. अगर हाफ वेलोसिटी चाहिए. हाँ बोलो सर. सेकंड केस मतलब फर्स्ट केस में तो 1 किलोवोल्ट है, वोल्ट है. तो उसके कंपैरिजन में. अच्छा, तो उनके कंपैरिजन में अगर चेक करेंगे तो फर्स्ट केस में इसका वैल्यू 1 गिवन है, तो सेकंड केस में v2 का वैल्यू 2 गिवन है. तो अपन को v2 का वैल्यू 2 गिवन है तो कितना आ जाएगा वो अपन को पता चल जाएगा. ये वैल्यू अपन को, तो अगर सेकंड केस में देंगे तो उसका आधा लेना पड़ेगा. सही है.
भाई फर्स्ट केस में अपन को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, सेकंड केस में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, तो सेकंड केस में जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अब कितना चाहिए अपन को? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये 4 टाइम्स आ रहा ना, V2 V1 will become 4 times। अगर आप वेलोसिटी को हाफ करोगे तो V1/4 will be equal to V2, तो उसके रिस्पेक्ट में कितना आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रिस्पेक्ट में। In order to get the half velocity of हाँ तो ठीक है ना, अपन मतलब V2 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे ना, तो V2 के रिस्पेक्ट में अपन को 2 वोल्ट गिवन, हाँ वही लिख लेते अपन, तो पोटेंशियल डिवाइडेड बाय 4 आ रहा ना, तो ये वैल्यू अपन को 2 गिवन है क्वेश्चन में। अगर वो वैल्यू 2 गिवन है पोटेंशियल, क्योंकि एक पोटेंशियल का दूसरे पोटेंशियल से रिलेशन जो बन रहा है सेकंड केस में, वो वैसे बनेगा डिवाइड बाय 4 से, तो आंसर अपना जो V2 होगा वो डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 4 आएगा। सर हाँ बोलो। सर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया पर आ रहा नहीं सर। सर मैंने ये लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी किया, तो हमको बोला है कि v को 2 करना है, तो v/2 किया, तो v/2 इक्वल टू h अपॉन m लैम्डा 3 किया, तो सर वो रिलेशन करके मुझे मतलब अलग ही आ रहा था। एक ही बात है, नहीं अलग नहीं आएगा, उसमें क्या है, वॉल्यूम अगर लैम्डा लोगे तो हमें तो वेलोसिटी से कोरिलेट करना है, तो लैम्डा से कैसे कोरिलेट कर सकते हो? आपको लैम्डा को वेलोसिटी, तो लैम्डा और वेलोसिटी का कोरिलेशन बनाया, फिर लैम्डा और फिर जो आया रिलेशन उससे लैम्डा और ये पोटेंशियल का बना। हाँ तो फिर तो एक ही बात आएगी ना, लैम्डा और पोटेंशियल का रिलेशन तो अपन को ऑलरेडी पता है, 12.26 डिवाइडेड बाय वो रूट ऑफ v, ये तो अपन को पहले से पता है। इसको वेलोसिटी के टर्म में लिखना पड़ेगा। हाँ तो आएगा ना वो, तो इसको वेलोसिटी के टर्म में लिखो, तो वेलोसिटी से इसका रिलेशन बना लो। सर वो एक बार करके बताओ। ये हो जाएगा mv, अब इधर ना लैम्डा को लिखना है अपन को mv के फॉर्म। लैम्डा को नीचे लेके आया, फिर वेलोसिटी इक्वल टू h अपॉन m लैम्डा। नहीं मतलब मैं क्यों करूंगा ऐसा, मैं तो ऐसे ही कर दूंगा ना सीधा सीधा, मैं क्यों करूंगा वो सब? ओके ओके सर। हाँ? मैं तो सीधा ऐसे ले जाऊंगा ना इसको, वेलोसिटी इधर लेता हूँ, ये इधर लेता हूँ, सीधी सीधी बात है, h रूट ऑफ v डिवाइड बाय m इंटू 12.6 इज इक्वल टू वेलोसिटी। ये एक इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, इसका हाफ चाहिए मुझे, तो इसको डबल कर लेता हूँ, यस सर। उससे कैलकुलेशन कर लूंगा उसमें, लेकिन अपन को ये रहेगा कि पहले अपन को √2 वाले पार्ट में अपन नहीं जाना चाहते थे, अपन सीधे सीधे रिलेशन में जाना चाहते थे। चलेगा। तो अब एक बार अपन को पोटेंशियल जब गिवन है 1 फर्स्ट केस, तो पोटेंशियल 1 गिवन है, तो वेलोसिटी विल बी 10 √1, दिस इज द वेलोसिटी। अब आप चाहते हो वेलोसिटी हो जाए हाफ, तो √1 कितना होगा? सर √1 का हाफ नहीं बोला है, √2 का हाफ बोला। अच्छा, तो अगर √2, तो अपन सेकंड केस की बात कर लेते हैं, तो h/√2 डिवाइडेड बाय m इंटू 12.6, ये भी अपन को गिवन है। अब हाँ सर, अब इसका हाफ करना है ना, यस सर। तो h/√2 डिवाइडेड बाय m इंटू 12.26 इज इक्वल टू वेलोसिटी को हाफ कर लेते हैं, राइट ना? यस सर। वेलोसिटी को आधा करेंगे तो पोटेंशियल कितना होगा? तो पोटेंशियल कितना होगा? तो अपन क्या करते हैं कि इस वाले पार्ट को इक्वेट कर देते हैं, इस वाले पार्ट को इक्वेट कर लेते हैं, तो अपने पास आ जाएगा दैट इज v/2 विल बी इक्वल टू, इसमें पोटेंशियल अपन ने डाला √2, एक मिनट रुकना, v/√2 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास v/2 √2।
पहले वाले को वेलोसिटी v1 ले लेते हैं, दूसरे वाले को वेलोसिटी v2 ले लेते हैं। लो भाई आंसर आ गया। तो जो वेलोसिटी होगी वो हाफ होगी। हाँ सर, ऐसे करके 1/2 आ रहा है। हाँ 1/2 आ गया डायरेक्टली। पर 1/4 आना चाहिए ना। अबे 1/4 क्यों आएगा? 1/4 आएगा तो फिर अपन को वो बताना पड़ेगा ना। 1/4 आया तो सेकंड केस अरे तो यहाँ पे 1/2 ऑफ v1 ना, तो 0.5 आ जाएगा। हाँ नहीं वो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी अपन कहेंगे कि 1/2 ऑफ v1 ना, तो v1 का इसको 1/2 करेंगे ना अपन, तो यहाँ पर जो रिलेशन बताया ना अपन ने, उसमें पोटेंशियल आप 1 ले रहे हो, इधर 2 लिखो v1 को। v1 इज 2 ना भाई, जैसे आपने यहाँ पर बनाया ना सेकंड केस। सर इससे डिस्कस मत करो, आपके सेकंड केस में कहा है, तो सेकंड केस में v/2 करो। तो सेकंड केस का जब वेलोसिटी आपका पोटेंशियल 2 था तो आपने ये बनाया, जब v/2 कर दिया तो पोटेंशियल को आपने v लिया, उसको इक्वेट करके बनाया आपने। अब यहाँ पर ये फर्स्ट केस थोड़ी ले रहे हैं अपन तो सेकंड केस को ही ले रहे हैं। और ये वाला जो वैल्यू है अपने पास, ये वैल्यू 2 है अपने पास सेकंड केस में, गिवन है ना अपन को 2। यस सर। हाँ तो ये 2 है v1 का वैल्यू। जब रिलेशन बनाया अपन ने तो v2 इज इक्वल टू v1/4, तो v1 का वैल्यू कितना गिवन है अपन को सेकंड केस में? 2 ना, तो लिखो v1 का वैल्यू 2। अब बताओ सर वो जो राइट साइड में इक्वेशन है उसमें v/2 √v होगा ना। √3 कहां से? सर √v। हाँ सर। हाँ तो √v अपन को v वहां पर v जो यहाँ पर लिखेंगे अपन √v, ये v2 है ना वेलोसिटी अपने लिए। हाँ तो √v v2 अपन को गिवन है ना, लेकिन उसमें √v मतलब तो √2 ही तो होगा। न्यूमरेटर में v1 और v2 दोनों इक्वल रहेगा ना, और डिनोमिनेटर में वो आपने 2 √2 लिखा है, वो 2 √v होगा ना। और रुक जा। हाँ तो v का वैल्यू 2 ही है। जब 2 दिया है। हाँ तो वही तो मैं उसको कह रहा हूँ, वो समझ ही नहीं सर, v का वैल्यू हमें निकालना है ना, v पोटेंशियल है ना उधर। सर पोटेंशियल निकाल, नहीं, पहले का 2 दिया है आपने, पोटेंशियल में दिया है। पहले वाला कर दिया है, बाद वाला निकालना हमें। हाँ वही पहले वाला का सब्स्टिट्यूट कर दिया है ना हमने, जो हाँ सर, इक्वेशन पहले वो कर बनेगा। दिया। अच्छा देख रुक जा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को इक्वेट करता हूँ इससे, तो पहले बना देता हूं मैं, है? एक इक्वेशन बन गया, 3 से अपन को ये मिल गया, कोई डाउट नहीं। दिस पार्ट इज इक्वल टू √v/√2 एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू अपने पास आ गया v/2 √v। सर तो अभी v कैंसिल हो जाएगा ना। ये कैंसिल हो गया। हाँ सर, अभी √v फाइंड आउट कर लेंगे। हाँ तो √v फाइंड आउट कर लेता हूँ, ये लो, दैट विल बी इक्वल टू कितना आ वो तो जाएगा? अलग वेलोसिटी वाले हैं ना। ये लो, तो भी वही आएगा ना, √v इज √2 का आधा, तो v इज 1/2। सर 1/2 आ रहा है, पर तो 1/2 का अगर मतलब 2 किया तो मतलब 1 आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन। अरे नहीं, इसमें 1/2 का 2 क्यों करोगे? ले तो रहे हो आप, ये वेलोसिटी आधा तो कर दिया, तो क्यों करोगे? इधर आप पोटेंशियल से क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे हो, उधर आप वेलोसिटी से कर रहे हो, इधर वेलोसिटी से नहीं कर रहे थे ना। इधर आप पोटेंशियल डाल के, आपने पहले पोटेंशियल का रिलेशन बनाया और फिर पोटेंशियल, ये जो v है अपन ने यहाँ पर पोटेंशियल का रिलेशन बनाया, वॉल्यूम इधर काइनेटिक एनर्जी इक्वेट की ना आपने, तो वेलोसिटी तो गया ना, ये तो पोटेंशियल का रिलेशन है। हाँ सर, हाँ समझा भी। समझा ना? ये जो गिवन है अपन को, ये पोटेंशियल गिवन है भाई, ये अलग है चीज। सेकंड एक्सपेरिमेंट के 2 केसेस हैं ये। हाँ वो पोटेंशियल, ये तो आप पोटेंशियल की बात कर रहे हो। P1 आपको गिवन है वहां पर 2, इसलिए आपने P2 बताया ऐसे। वेलोसिटी तो गायब हो गया यहाँ से, यहाँ वेलोसिटी की बात ही नहीं कर रहे, यहाँ वेलोसिटी डाल के फिर पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं इक्वेट करके, वो अलग है दोनों दोनों। मैंने तो ये वाला इसलिए बताया, किसी ने कहा सर मैंने ऐसे किया, तो मैंने कहा चलो वो भी बताता हूँ। सर बट इसमें भी तो v 1/4 ही तो आ रहा है। v 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। 1/√2 आएगा ना, तो √of v इक्वल टू √of
1/2, तो v इक्वल टू 1/2। हाँ जी भाई बोलो। मेरे पास ये आया पोटेंशियल, मतलब बेस्ट वे ये है अपना सॉल्व करने का। बोलो अब किसी को डाउट है तो। सर यहाँ पे आपका P1 वो सेकंड केस का पोटेंशियल है ना? बिल्कुल, P1 अपना सेकंड केस का पोटेंशियल है। अपन यहाँ पर सेकंड केस ही डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट केस की बात ही नहीं कर रहे हैं उस क्वेश्चन में। सो P1 जो है आपका वो गिवन है 2। सबको समझ में आया? मेरा बहुत Yes, sir. टाइम चला गया। यस सर। अब 13th वाला भी बताना है क्या? नो सर। कितने वेवलेंथ है अपने आप कैलकुलेट कर लो यार, है ना? 3 है। हाँ वो सबको दिख रहा है। अब 14th वाला एक बार देख लेता हूँ। द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, मतलब डेल्टा पी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू मी, ठीक है। द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन इज अप्रॉक्सिमेटली दिस। सब कैलकुलेट कर सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डेल्टा एच इंटू डेल्टा पी एच ग्रेटर देन एच बाय 4 पाई है अपने पास। तो डेल्टा पी मुझे गिवन है, डेल्टा एक्स आपने पूछा है, और ये अपन को गिवन है x इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31, ये मुझे गिवन है, दैट इज 10 की पावर -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5.527 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31, ये 10 की पावर -4 नहीं 10 की पावर -3। तो x इज इक्वल टू आ गया मेरे पास, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.527 into 10 to the power of -3 डिवाइड बाय 10 की पावर -5। कैंसिल करता हूं तो 10 की पावर -2 मतलब ऊपर 100 आ जाएगा। देखो यार, द मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, तो 52.7 आएगा ना x। हाँ हाँ तो उसको मल्टीप्लाई करके थोड़ी मैं बताऊंगा यार, तुम लोग अब बच्चे थोड़ी हो, मतलब वो तो लिख ही लेंगे, वो तो दिख रहा है। अगर नहीं आएगा आंसर तो अपन को सर नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ अभी मोस्ट प्रोबेबल मैक्सिमम पूछा है तो इक्वल वाला लेंगे, ग्रेटर वाला नहीं लेंगे ना। चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। हाँ बोलो। सर मेरे कैलकुलेशन में 14th वाले का आंसर 52.5 आया, 52.7 चलेगा क्या? चलेगा। The most probable radius of finding the electron in the helium is, यार हीलियम का रेडियस कौन नहीं कैलकुलेट कर सकता ये बताओ? हैं? ऐसा कोई जो है जो मतलब रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकता हीलियम का, बताओ यार। सर ये ऐसे करना था। और तुम क्या सोच रहे कि मतलब मैं कहीं से कुछ बना के लाऊंगा क्या मोस्ट प्रोबेबल रेडियस को? सर सर लगता है कुछ हम क्वांटम लोग वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन सोच रहे थे कि काफी कितना। पिकोमीटर में कन्वर्ट करना, पिकोमीटर में कन्वर्ट बना देंगे। 10 की पावर -10 है, बना देंगे अपन। -2 से मल्टीप्लाई। और क्या, ये ले, तो इसको ऐसे कर देते हैं 0.529 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 सेंटीमीटर। तो अपन को पता है 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर। सो 10 की पावर -12 मीटर इज इक्वल टू होता है 1 पिकोमीटर। तो बताओ भाई 0.529 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर कितने पिकोमीटर? 10 की पावर 12 इंटू -12 इंटू 0.529 इंटू 10 की पावर -10। चल कैंसिल करते हैं। लो भाई अपना आंसर आ गया। सर मोस्ट प्रोबेबल ये फाइंड करना हो तो फर्स्ट शेल ही लेंगे। और क्या, ये 2 को मैंने गायब कर दिया। 2 डिवाइड बाय 1। सर एक्चुअल एकदम करेक्ट आंसर 26.45 है, तो 26.45 या 26.5 दोनों अबे चलेगा। लिखा तो है इसमें, अब इसका भी हाफ नहीं कर पाएंगे अपन, तो फिर क्यों पढ़ रहे बता?
इसका आधा 26.45 ही तो आएगा। हाँ सर, सर आंसर में 26.5 दी। हाँ अच्छा, वो 5 दिया हुआ है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन 5 अच्छा सर शायद राउंड ऑफ किया है। नहीं, अपन को ऐसे करते थे ना, मैंने तुमसे कहा था ना कि कैलकुलेशन के लिए 0.53 ले लेना, यस सर। कहा था ना, वो इसलिए दे दिया। डीपीपी नंबर 10 बोलो। सर वो दिया नहीं था ना। सर वो नहीं दिया था। क्या हाँ बात सर, कर रहे हो? डीपीपी 10 तो दिया था मैंने। हाँ सर, नहीं नहीं दिया था सर। सर। अरे यार, तुम लोग मुझे बुद्धू नहीं बना सर। रहे थे, लगता है तुम लोग ना मुझे सर आपने शीट में से बड़ा होमवर्क दिया था। सर लंबा चौड़ा होमवर्क। अरे यार, तो कैसे हो सकता है? तुम लोग ना अब मुझे बुद्धू बनाने लगे हो। चलो ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा कि तुम लोग मुझे बुद्धू नहीं सर। नहीं अरे बनाते सर हो। सच में। चलो ठीक है। अच्छा फिर जो बोले थे ये वाले ऑप्शन जो है ना, आप डीपीपी नंबर 10 और 11 आपके होमवर्क है, ठीक है? ओके सर। अब शीट निकालो। सर 11th कौन सा? 11 मतलब वो रिवीजन डीपीपी ना। रिवीजन वाला। सर उसके शीट करेक्ट शीट ऑप्शन दे 10 देना। 11, हाँ रिवीजन डीपीपी। ओके सर। नहीं, उसके करेक्ट ऑप्शन तो बता दीजिए। अभी बताऊं या भेज दूं? सर भेज भेज दीजिए। देंगे तो भी चलेगा। भेज देंगे तो भी भेज देंगे यार, मतलब अपन आगे शीट डिस्कस करते हैं, क्योंकि डिस्कशन में ज्यादा टाइम जाएगा फिर अपना। बोलो। सर एटॉमिक वरना स्ट्रक्चर का शीट निकालो। अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के शीट में क्या डिस्कस किया था? ABC किया है। ABCDE किया हुआ है। नहीं सर, सर D भी नहीं हुआ। सर D और E इसी राउंड का है, जब 8 और 9 दिया था तब। अरे यार, तो मुझे क्या डिस्कस करना है ये बताओ। सर D से F तक। डी से लेके सर F, डी। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1। सर और आपने जी भी दिया था। सर G भी था, G पार्ट 1 पार्ट 2। चलो ठीक है, तो जरा जल्दी से बताओ, मतलब डी से लेके डी वाला बताओ। सर एक मिनट। चलेगा। सर D5। अब रुको, मैं डी, एक तो D1 हो गया, D5 हो गया, सर सब्जेक्टिव का। चलेगा। अभी अपन पार्ट 1 की ही बात कर रहे हैं बस। हाँ सर, पार्ट 1 का ही। हाँ सर तो D2। D2 भी है, कर दिया। अब सेक्शन ई में बताओ। 1 और 5। ई में भी 1 और 5 हो गया। एफ बताओ। सर F2 का थर्ड सबका। F2 पूरा ही लिख लिया, और बताओ। जी में कोई डाउट है? सर जी में G4। G4 लिख लिया। That's all. सर G6। सर G। सर G5 भी G6 सॉरी G6 G5 भी है और 6 भी है। नहीं सर, G6 है बस। नहीं सर सिर्फ G6 5 भी है, 3 भी है। सर 5 नहीं है। हाँ अरे बाकी स्टूडेंट का तो है सर, तुम्हारा नहीं है तो। D4 भी है। अच्छा ठीक है, अब शुरू कर लेते हैं। तो पहले पार्ट जी, 1 है ना। हाँ पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ। पहले D1 से शुरू करता हूँ, जल्दी शुरू करता हूँ। D1 में given as calculate the two longest wavelength of the radiation emitted when the hydrogen atom make the transition from higher state to the second state. Make the transition from the higher state. Calculate the two longest wavelength of the radiations. Calculate the two longest wavelength of the radiation emitted when the hydrogen atom makes the transition from the higher state to the
n इक्वल टू 2 स्टेट। 3 से 2 और 4 से 2 हो जाएगा ना? एनर्जी डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो वेवलेंथ हाईएस्ट होगा। ठीक है, ये लो आगे। नहीं, मैं क्या सोच रहा था, ये 656 ना नैनोमीटर्स और 484 नैनोमीटर्स ना, 486 नैनोमीटर्स, दोनों बता तो रखे हैं मैंने विजिबल रीजन। ये एक ये भी था ना, ये Yes, था sir. अपने पास 322, 422, 522 और 622। बताया था ना, चार ही हाँ, sir, वेवलेंथ आपने होते हैं बताया। विजिबल रीजन में, है ना? तो कैलकुलेट कर लोगे तुम लोग? बोलो भाई, जिसने पूछा हाँ, था वो कैलकुलेट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंस, व्हाट इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने का तरीका आपको पता है कैसे करना है? 1 by lambda is equal to RH RH 1 into by Z square N1 square by 1 by N2 N2 square. square, right ना? N1 square minus 1 by N2 square, ये वेवलेंथ है। D2 है the what electronic transition in the helium spectrum would have the same wavelength as the Lyman transition of hydrogen atom। ये क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। So what electronic transition would have the same wavelength in the helium ion, पूछा है अपन से। तो फर्स्ट सर लाइमन ये ट्रांजिशन, ओरली भी हो सकता है ना? हाँ हो सकता है भाई। फर्स्ट लाइमन का मतलब हो गया दैट इज 2 to 1। तो बाल्मर पूछा उसने, व्हाट ट्रांजिशन, नहीं बाल्मर नहीं पूछा उसने, कहा सीधा सीधा पूछा उसने तो आप बताओ कि हीलियम आयन में कौन सा हाइड्रोजन का होता है? 2 से अगर 1 हाइड्रोजन से मतलब 2, हीलियम का 4 से 2। तो हीलियम का 4 से 2। 4 से 2। लो भाई आंसर आ गया। सर इसको सॉल्व करके कैसे करें? ये हो गया ना भाई। हाइड्रोजन के लिए डेल्टा ई ले ले 1, 10.2 होता है, या अपन वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 by lambda इज इक्वल टू RH हो गया अपने पास ये, और Z हो गया 1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपने पास 1 by 1 स्क्वायर 1 by 2 स्क्वायर। वेवलेंथ अपन सर को या इक्वल फिर करना है, ये हमें इसी को पता है कर कि लेते हैं। नहीं बेटा, ऐसे कर लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा है। ये अपन कर लेते हैं, और ये हीलियम आयन हो गया, और ये 2 का स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा 1 by, अपन को दे रखा है कि अब वेवलेंथ बता दो आप। तो 1 by N1 स्क्वायर माइनस 1 by N2 स्क्वायर, ये बताना है। तो ये दोनों इक्वेट कर देते हैं अपन। तो RH विल बी इक्वल टू RH का 2 1 स्क्वायर इंटू, ये अपने पास कितना आ रहा है 4 और 3, तो 3 by 4। 3/4। हाँ, तो दैट विल बी इक्वल टू RHE इंटू 4 इंटू ये आ जाएगा अपने पास दैट इज N1 स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2। तो मैं क्या करूंगा ना, इसको 3/4 ना, ये तो कैंसिल हो गया, इसको हटा ही देता हूँ, 1 है, ये कैंसिल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ 3/16 लिख लेता हूँ। तो अब इसमें अपन क्या करेंगे, N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2। 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4। तो अपन क्या करते हैं, इसमें ऐसा नंबर ढूंढते हैं दोनों में जिसका प्रोडक्ट जो है वो 16 है। सर वो ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा कि अपन क्या सर नंबर वो फर्स्ट इक्वेशन दिया ना आपने, RH इज इक्वल, वो सॉरी 1 by pi इज इक्वल टू RH 1 स्क्वायर, ये वाला, तो उसमें हम लोग 1 स्क्वायर का डबल कर रहे हैं, तो फिर वो 2 स्क्वायर, फिर नीचे शेल्स को भी डबल कर देंगे, फिर वैसे भी कर सकते हैं ना। वही तो किया था यहाँ पर कि सर कुछ सॉल्व मत करो, हम तो ऐसे ही कर देंगे इसको, वही तो बोल रहा था वो। ये तो ओरल क्वेश्चन है, आपने जो बता रखे हैं, जितना बता रखा है उससे तो मैं ओरली प्रोडक्ट कर दूंगा, लेकिन अपन ऐसे कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने D5 भी पूछा है, D5 में मेरे पास गिवन है। D5 एक बार पढ़ो सब लोग। सर D5 हो गया सर मेरे। अभी किया था D5 इसी में का। हाँ सर, हाँ, सर मैंने तो पूछा था, हो गया मेरा। हो गया, यस सर। कोई डाउट है? नहीं है। सर वो सेम क्वेश्चन था ना, वो जो आपने बताया था। हाँ, जो DPP में था, बिल्कुल। हाँ सर D5 में डाउट। D5 में सर मुझे भी था। तो ये थोड़ा डाउट था D5 में लक्षित, हाँ सर। तो सर छोड़ना मतलब तुझे। वो
अगर तुझे डाउट है तो फिर छोड़ देते हैं अपन। चलेगा सर। चलेगा सर, रुक जा। हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के लिए 1 और 2 है ना बेटा। देख हाइड्रोजन में अपन को गिवन है, देख वहां पर सैंपल मैं जल्दी से बता देता हूँ, उसको समझ में आ हाँ जाएगा। सर। देख एक कंटेनर जिसमें ना 3 आयंस हैं, इनका मिक्सचर प्रेजेंट है। वो अपन से कह रहा है कि भाई इसमें ना इन सैंपल ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट and helium ion in the third excited state, third मतलब fourth state, और lithium ion in the fifth excited state, 1 2 3 4 5, ये fifth excited state. Find the total number of spectral line observed in the emission. ठीक है ना, हो गया। इसमें 1, ये 1 हो जाएगा, ये n into n minus 1 मतलब 4 into 3 divided by 2 is equal to 6, ये हो जाएगा 6 into 5 divided by 2 is equal to 15। तो टोटल लाइंस कितने हो गए? n equal to 1 plus 6 plus 15 22 हो गया ना 22। लेकिन अभी सर ये चेक वाला करेंगे लाइन, ना। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, इसमें -13.6 और -3.4 होता है। इसमें सेकंड और फोर्थ का ये -13.6 एंड -3.4 होता है। इसमें इसका -13.6 और -3.4 होता है सिक्स्थ सेल का। यस सर। तो इन तीनों में से किसी एक को ही काउंट कर पाऊंगा ना, क्योंकि एनर्जी सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम, सब कुछ सेम होगा, तो कैसे बताएंगे पहले? ओके सर। तो -2 कर सर दूं? वही डाउट। ये -2 ठीक है, वो हो गया। यस तो सर। मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया उसको। अब अपन एक ही बात करते हैं। E1 में E1 और E5 है। E1 बता रहा हूं पहले। An electron in a hydrogen atom is in the ground state has absorbed 1.5 times of energy as much as the minimum energy required to for its escape from the hydrogen from the atom। ठीक है, वो पता क्या बोल रहा है E1 में अपन से बोल रहा है कि मान लेते हैं कि भाई देख, ये तो अपन को पता ही है कि हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इससे कितना एनर्जी से अट्रैक्टेड होता है? 16.4 13.6। अब अगर मान ले अपन इसको इतनी एनर्जी दे दें, टोटल एनर्जी अपन अगर इसको दे दें, ये E0 हो गई अपने पास। अगर मैं इसको एनर्जी देता हूं 1.5 टाइम्स ऑफ दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन, अगर इतना एनर्जी दोगे तो इतना एनर्जी तो यूज हो जाएगा इन दोनों को आपस में इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन को निकालना है मेटल शीट से, वो इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, तो टोटल एनर्जी देंगे तो इतना तो वर्क फंक्शन हो गया इसको ब्रेक करने के लिए न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को, और बाकी बचा हुआ क्या होगा? 6.8 0.5 into 13.6 चलेगा चलेगा चलेगा। अब इसका वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। हाँ, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m भी कैलकुलेट कर दिया ना। इट्स अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सर 12.26 भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन है। हाँ वही करने वाला हूँ, बेस्ट तो वही रहेगा। कितना बता रहा था तू? 6.8 ना? हाँ सर। ले भाई आ गया। अब बताओ किसी को डाउट है तो। अब अपन E5 की बात करेंगे भाई। E5 भी दिया है आपने, तो E5 में अपन को पता है दैट इज the uncertainty in position and the velocities are given to us, then the find the mass of the particle। देख ले यार, अगर बोलोगे तो कैलकुलेट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। एक बार सब लोग पढ़ के चेक कर लो। सर फाइनल आंसर में डाउट। ये 0.1 into 10 to the power of -9 है। वेलोसिटी मुझे गिवन है 5.27 into 10 to the power of -24 है। m कैलकुलेट करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया 0.527 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -30, 34 और ये गया तो 10 की पावर -10, ये बच गया अपने पास। तो ये 10 की पावर -10 बच गया। तो उसको 10 की पावर -9 कर दीजिए, फिर वो 0.27 रुक जा।
ये 10 to the power of -1 बच गया। तो मैं 0.1 into m into 0.527 कर देता हूँ, मतलब उधर लेके गया तो मल्टीप्लाई करो एक 10 से, पक्का ना? नहीं इसको मतलब मैं सर कंफ्यूज m नहीं, नीचे आएगा। चलेगा, m तो है ना, अभी मैंने कुछ किया ही नहीं, डिवाइड बाय 10 किया मैंने तो बस, ये भी गया। अब m को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो m is 10 की पावर 0.1 -1 डिवाइडेड बाय 10 into 1 by 10 की पावर -1। 100 ग्राम। ये केजी आया, अपन ने सब कुछ वो किया था तो ये 100 ग्राम आया। ले भाई आंसर आ गया। सर आंसर में उन लोग ने रफली इक्वल टू 100 ग्राम करके दिया है, तो समझा ही नहीं उसका मतलब। ग्रेटर देन भी हो सकता है। हाँ तो मिनिमम तो देंगे ही ना, मेरे पर को minimum 100.1 आया, वो भी चलेगा ना? चलेगा। सर अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम दिया है तो हो गया ना, सही तो आया। हाँ तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वजह से लगा है। सर तो ऐसे मुझे- केसेस में फिर हम लोग अप्रोक्सीमेटली करके लिखेंगे क्या, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा? बिल्कुल बिल्कुल ओके बिल्कुल। सर। क्वेश्चन नंबर E5 के बाद आपने F2 पूछा है। An electron in the hydrogen atom find itself in the 4th energy level। चलेगा। Write down a list of the orbitals that it might be present in। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1s1 लेस देन 2s इक्वल टू 2p लेस देन 3s इज इक्वल टू 3p इज इक्वल टू 3d लेस देन 4s इज इक्वल टू 4p इज इक्वल टू 4d इज इक्वल टू 4f। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 5s इज इक्वल टू s। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं ऑक्सीजन का भी लिखूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम इज लाइक दिस। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। 1s2 less than 2s2 less than 2p2 2p4 less than 3s is equal to 3p is equal to 3d 4s is equal to 4p is equal to 4d is equal to 4f less than 5s is equal to like that। अच्छा, इसका मतलब है ये लेस देन तब तक चलता है जब तक कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो। जैसे ही ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं, नेक्स्ट शेल से सबके सब अपन शेल के फॉर्म में लेते हैं, मतलब एसओ या पी हो या डी हो, सबकी एनर्जी एक जैसी होती है। ठीक है, तो अपन कहेंगे इसका मतलब है हाइड्रोजन के अगर 4th शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो अगर इन सब की एनर्जी एक जैसी है तो किसी में भी इलेक्ट्रॉन को रख दो, क्या फर्क पड़ेगा? कहीं भी हो सकता है, 4s 4p 4d, वो तो शेल रूल फॉलो कर रहा है। हाँ, अगर अपन कहते हैं सेकंड शेल ऑफ ऑक्सीजन तो अपन चेक करते हैं कि वो 2s में है या 3s 2p में है, किस में है। बोलो सर क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो आगे के सब शेल्स में तो वो फिर मतलब ओरली बोल सकते हैं ना, शेल रूल sp किसी लगेगा, में भी हो। शेल रूल लगेगा, सब शेल रूल नहीं लगेगा। ओके सर। ठीक है सर हाँ बोल। उसका थर्ड पार्ट है ना, उसमें डाउट। फिर रुक तो जा, सबको मुझे बताना ओके भी सर। तो है। एक मिनट तो रुक जा, मतलब मुझे हाँ पता है सर। ना कि ये देख, ये क्लियरिटी मुझे बतानी थी कि जब तक ओके सर। इलेक्ट्रॉन रहेंगे तब तक सब शेल के एनर्जी को लेस देन लिखना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जिस शेल में खत्म हो जाए उसके बाद नेक्स्ट जो बचे हुए शेल हैं उनमें सब शेल के हिसाब से नहीं होती एनर्जी, शेल के हिसाब से सभी सब शेल की एनर्जी एक जैसी। तो एक कंसेप्ट मुझे ओके सर। बताना था जो मैंने थ्योरी में नहीं बताया, इसलिए मैं उसको उस टाइप से बता रहा हूं। सेकेंड पार्ट, कैन इट बी इन ऑल दी ऑफ दीज ऑर्बिटल एट वंस? नहीं भाई, ऑल ऑर्बिटल्स में एक साथ नहीं हो सकता, वो गलत है, किसी एक में ही होगा। कैन यू टेल विच ऑर्बिटल इज इन इट? तो इन तीनों में से किसी में भी हो सकता है। भाई अपन लिख सकते हैं कि भाई
यहाँ पर इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, क्योंकि सभी का क्वांटम नंबर एक जैसा है, n का वैल्यू 4 है, तो किसी में भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो कैन यू टेल विच ऑर्बिटल इन इट इज, मतलब इनमें से किस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, नहीं बता सकता। सबकी एनर्जी एक जैसी है, किसी में भी हो सकता है। सर हम्म, सर अगर एल का वैल्यू दिया होता फिर भी नहीं बता पाते ना। नहीं, एल का वैल्यू गिवन होता तो अपन बताते, एल का वैल्यू 0 मतलब इसमें प्रेजेंट है, एल नहीं का सर वैल्यू होता तो ऑर्बिटल, फिर अपन बताते। एल का वैल्यू देके अगर पूछते कि कौन से ऑर्बिटल में है, हाँ, तो तो फिर अपन को बताना पड़ता। एल का वैल्यू तो यही सिग्निफाई करता है ना किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन है। सर पर वो सबशेल में कौन से ऑर्बिटल में है वो नहीं बता नहीं, तो ये तो बता देते ना कि एस में है कि पी में है कि बी डी में है, जैसे उसने पूछा ना अपन से, है ना, सेकंड वाले पार्ट में, कैन इट बी इन ऑल ऑफ दीज ऑर्बिटल एट वंस, क्या ये किसी में भी हो सकता है? नहीं भाई, किसी एक में ही होगा, या तो एस में होगा या पी में होगा या डी में होगा, या सबकी एनर्जी एक जैसी है, तो किसी एक में ही लिख सकते हो आप, ऐसे नहीं लिख सकते कि किसी में भी, सभी में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, किसी एक ऑर्बिटल में होगा। हाँ, G3 से शुरू कर। G3 वाला किसी को डाउट है? किसी को डाउट? नहीं सर। ठीक है, तो फिर G4 की बात करते हैं। G4 वाले में गिवन है अपन को, पॉइंट आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देख भाई, एंगुलर मोमेंटम ऑफ शेल और इलेक्ट्रॉन इन शेल इज इक्वल टू होता है mvr इज इक्वल टू nh/2 और एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ l इंटू l प्लस 1 h/2 और h/2 को अपन डायरेक्ट h भी लिख सकते हैं। तो किसके लिए बोल रहा था वो? 4s के लिए, तो l का वैल्यू 0 होता है, तो 4s का तो 0 होगा। 3p के लिए तो अपन कहेंगे 3p के लिए तो 1 प्लस √2 हो जाएगा, तो अपन लिखेंगे √2 इंटू h/2 मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, h/√2 इंटू पाई लिखो। और थर्ड के लिए क्या क्या मैंने, फोर्थ ऑर्बिट, ऑर्बिट के लिए तो ऐसे लिखूंगा क्योंकि ऑर्बिट मतलब शेल, सो फोर्थ ऑर्बिट, ऑर्बिट के लिए 2h तो बाय होगा पाई। 4h/2 पाई, तो 2h/पाई हो जाएगा। ये फोर्थ मतलब mvr पूछा है। लो भाई, ऑर्बिट के लिए ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब कोई डाउट है तो बोलो। नहीं सर, वो फॉर्मूला ही नहीं, मतलब वो हो रहा था चलो तो ठीक है, बस अब कोई बात नहीं, अब तुमने मुझसे कहा है, खत्म हो गया जी। ये G5 भी पूछा है यार किसी ने, सर G6। G5 भी पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग, G5 तो नहीं पूछा ना किसी ने? सर नहीं पूछा है। G5 कैसे नहीं पूछा है, मतलब पूछा है बोल रहा है या नहीं पूछा है? सर नहीं। अच्छा हाँ, मुझे बोले नहीं पूछा है, अच्छा ठीक है। 6 वाला G6, द टोटल स्पिन एंड द स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कोई बात नहीं, टोटल स्पिन का मतलब क्या होता है? कुछ तो होता ही होगा यार, चल देखते हैं अपन पहले, हैं एक मिनट रुक। टोटल स्पिन ऑफ एटम और 1/2 into n, n is number of unpaired electron है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
magnetic moment of atom RI under root of n into n plus 2 Bohr magneton, where n is यही वाला है number of unpaired electron. Third, spin multiplicity. Total spin multiplicity of atom or ion. Two into summation of S plus 1. ये लिखूंगा मैं, लिखो हमें क्या फर्क। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ऑक्सीजन एटम ही ले लेते हैं। एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4। अनपेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है तो पी के अलावा बाकी तो फील्ड है, तो ऐसे लिख लेते हैं 4। ए वाले पार्ट को कैलकुलेट, टोटल स्पिन ऑफ ऑक्सीजन एटम 1/2 into number of unpaired electron is 2, 1 है। मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूंगा तो मोमेंट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 into 2 plus 2, that is equal to 2.87 BA, बोर मैग्नेट। सी की बात करूंगा तो टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो जो टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगा ना, उसके लिए मुझे पहले समेशन ऑफ एस कैलकुलेट करना पड़ेगा। समेशन ऑफ एस, समेशन ऑफ एस जो होता है ना, वो यहां से मुझे ऐसे कैलकुलेट करना। ये 1s है, ये 2s है और ये 2p है, ये तो अपन को पता है। समेशन ऑफ एस में अपन को क्या कैलकुलेट करना होता है, कितने इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 5, 5 into +1/2, और कितने इलेक्ट्रॉन का स्पिन नीचे की तरफ है, 3, तो 3 into -1/2। सर नहीं समझा। मतलब 5 इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ एरो थे और 3 इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ एरो है। यस सर। तो 5 into जो ऊपर की तरफ एरो है उसको अपन कहते हैं अप स्पिन, मैग्नेटिक स्पिन। एस का वैल्यू Yes. प्लस, तो वो +1/2 और बाकी -1/2। तो ये अपने पास आ गया 5/2 -3/2, तो 1 ही आ गया, कोई बात नहीं। तो अपन लिखेंगे 2 into 1 plus 1, that will be equal to 3। ले भाई ये आंसर। अब कोई डाउट है तो पूछो। सर हाँ सर सेक्शन डी का जो 4th क्वेश्चन है उसमें एटॉमिक नंबर फाइंड करना है और आंसर में मतलब परफेक्टली 4 नहीं आ रहा है, मतलब 4 के आसपास आ रहा है, तो वो चलेगा ना 4 लिखा? चलेगा। ओके सर। अब किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नहीं।
तो अब मुझे आप पार्ट 2 के डाउट्स, अब मुझे आप पार्ट 2 के डाउट, पार्ट 2 में कोई डाउट है तो बोलो। सर D2। D2 हो गया, पार्ट 2 में D2 हो गया। और ये B कहां से आ गया? B तो अपन कर चुके थे ना, B वाला सेक्शन तो अपन डिस्कस कर चुके हैं ना सर हाँ? बोलो। हाँ सर, डिस्कस हो गया। B वाला तो अपन डिस्कस कर चुके हैं ना। अब ऐसे अगर एक एक करके सभी पूछेंगे तो भाई देखो, फिर सिलेबस कंप्लीशन के लिए मुझे नहीं बोलना, ठीक है ना। फिर अगर अपन ऐसे पूछेंगे ना कि चलो भाई कभी पूछते रहेंगे, तो ऐसे नहीं करना आप। चलो हाँ, दूसरा बताओ, सी वो D बताओ। D में D2, चलो भाई D के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो D2 बता देता हूँ मैं तुम्हें। सर E में 1 और E में 1 और 3। 1 3 हो गया। चलो और बताओ। सर इतने। सर G में 10। तो मैं B वाला बता देता हूँ इस बार। B में इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए एक साथ। B वाले में ये क्वेश्चन किया, क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। B4, a 40 watt bulb is having a wavelength of this much with 80% efficiency. The number of photon emitted in 20 seconds. तो पर सेकंड कैलकुलेट कर लो, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे पर सेकंड, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 20 सेकंड में आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी अपन को गिवन है कितना, 40 वाट, लेकिन एफिशिएंसी 80% है। लो भाई 80% ले लिया। एन कैलकुलेट करना है, एक्स की आपको पता है क्या होता है, 20 × 10⁻⁻20 से इंटेंस वैल्यू, और वेवलेंथ आपको गिवन है 620, तो 620 इंटू नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻। लो भाई एन आ गया, ये 1 सेकंड में है, 20 से मल्टीप्लाई कर। अब जब सॉल्व कर दिया तो भी आ गया, ऐसे थोड़ी होता है यार। चल अच्छा, दूसरा देखते हैं। The light of wavelength lambda falls on a metal surface with a work function of hc by lambda naught, ठीक है। The photoelectric effect will take place, ठीक है। भाई एक बात बताओ, अगर इसमें hc by lambda naught गिवन है तो जो भी वेवलेंथ यहाँ से अपन फॉल करेंगे इस पे, तो इसकी इधर एनर्जी Et हमेशा ज्यादा होना चाहिए ना E नॉट से। यस सर। तो जो वेवलेंथ इधर होगा इसका एनर्जी आएगा, तो इसमें जो वेवलेंथ होगा वो इससे वेवलेंथ छोटा होना चाहिए ना इसको। तो लैम्डा अगर अपन लेते हैं तो लैम्डा मस्ट बी ऑलवेज लेस देन लैम्डा नॉट और इक्वल टू भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा रिएक्शन। तो फिर उस केस में वो लिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि शॉर्टर वेवलेंथ यूज करेंगे तो एनर्जी ज्यादा हो। पक्का? यस। तो C will be the option in that. B6 की बात करते हैं। A photon of energy hν is absorbed in the free electron of a metal. एक मिनट है, मैं इसको बता दूं। अब ये कर लोगे ना, ये वाला पार्ट तो मतलब ना, जो भी एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है तुम लोगों को, तो Yes. मेरे ख्याल से मैग्नेटिक मोमेंट वाला पार्ट आप कर सकते हो अपने आप, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस सर। अच्छा ये बताओ, बारिश की आवाज तो नहीं आ रही, वरना विंडो बंद करना पड़ेगा। नहीं सर, नहीं आ रही। नहीं सर, नहीं आ रही। चलेगा। तो अपन क्या करेंगे, द फोटोन ऑफ एनर्जी hν इज अब्सॉर्ब्ड बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मेटल सरफेस। तो अपन कहेंगे ठीक है, एक मेटल सरफेस है, इस पे इलेक्ट्रॉन है, द फोटोन ऑफ एनर्जी hν इज अब्सॉर्ब्ड, ये hν एनर्जी को एब्सॉर्ब करने वाला है, एब्सॉर्ब्ड बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मेटल हैविंग अ वर्क फंक्शन लेस देन h0। हाँ तो ठीक है ना, वर्क फंक्शन मतलब E0 इज लेस देन h0, ठीक है। इसको E ले लेते हैं, तो E0 इज लेस देन E, मतलब फिर तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है,
ठीक है, then the electron is sure to come out. हाँ, obviously बात है, electron is sure to come out. The electron is sure to come out with the kinetic energy of h nu minus w. हाँ ठीक है, वो भी करेक्ट है, इसको वन ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन either the electron does not come out or it will come out with the kinetic energy of this. नहीं भाई, ये तो गलत है, does not तो हो ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा. D option. It will come out with the kinetic energy little less than h nu minus 1. वो ठीक है. ऑप्शन ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है. बट द बेस्ट वन इज डी. वो क्यों? क्योंकि अपन ने अभी अभी पढ़ा, तो होता क्या ना कि जब इलेक्ट्रॉन किसी शेल में प्रेजेंट होता है ना, जब उस इलेक्ट्रॉन को अपन निकालते हैं ना, या मान लेते हैं कि उसका एक जरूरी थोड़ी है, अपन किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो और भी शेल होते हैं, लेकिन अपन लिखते नहीं है क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन, हमारे पास उस एटम में उतने इलेक्ट्रॉन नहीं होते. जब हम इसको हटाने के इलेक्ट्रॉन देते हैं तो पहले तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है सो दैट कि ये इलेक्ट्रॉन इससे इंडिपेंडेंट हो जाए, तो तब भी तो उसकी वेलोसिटी होती होगी. तो उसकी वेलोसिटी नो डाउट वहां पर जब ये इससे इंडिपेंडेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी काफी अपन कम अज्यूम करते हैं. तो उसके बाद जब ये बाहर निकल जाता है, जब ये मूव करके जा रहा होगा, तब भी तो अपन इसमें थोड़ा बहुत काइनेटिक एनर्जी यूज हो रहा होगा. भाई इन दोनों के अट्रैक्शन ब्रेक हो रहे हैं, वो तो पोटेंशियल एनर्जी है. व्हाट अबाउट दैट कि जब वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक मूव किया सो दैट कि इलेक्ट्रॉन इससे इंडिपेंडेंट हो जाए, वहां भी तो थोड़ी काइनेटिक वेलोसिटी रही होगी ना. तो जब इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि यहां पर आके इससे इंडिपेंडेंट हो गया, तो उसके बाद एग्जैक्ट काइनेटिक एनर्जी बताना चाहिए अपन. तो जो काइनेटिक एनर्जी आता है अपन बता देते हैं ना सीधे डिफरेंस से, कि भाई मान लो इधर जो इससे अट्रैक्शन है वो 5 है और अपन ने इसको इलेक्ट्रॉन ये 8 दे दिया, अपन डायरेक्टली लिख लेते हैं कि ये 3 होगा, बट वो लिटिल लेस देन 3 होता होगा क्योंकि कुछ काइनेटिक एनर्जी यहाँ यूज होता है. जैसे 2.95 होगा तो अपन डायरेक्टली 3 लिख के आंसर छोड़ दें, तो जबकि उसको होना चाहिए कि भाई लिटिल लेस देन 3, क्योंकि जब वो इंडिपेंडेंट हो रहा होता है तो भी कुछ काइनेटिक एनर्जी वहां यूज होती है. तो दैट शुड बी लाइक. तो डी ऑप्शन इज द बेस्ट वन विल से. बाकी करेक्ट तो ए भी था, बी भी था और डी भी था. D2 की बात करनी है. The wavelength of the spectral line for electronic transition is inversely proportional to. राइट ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए अपन को बताना है वेवलेंथ. ठीक है, चले चलेगा, चलेगा, मैंने आपको बताया. ठीक है, तो अब अपन D2 की बात कर रहे हैं अपन. तो D2 में क्या ना, अब वेवलेंथ की बात करूंगा तो ऐसा रहेगा ना, देखना RH Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. RH को कांस्टेंट ले लेते हैं, प्रोपोर्शनलिटी डाल देते हैं, तो लैम्डा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इन द न्यूक्लियस, दैट इज द Z एटॉमिक नंबर. तो अपन कहेंगे दैट विल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर फॉर द शेल. The number of electron undergoing transition, no, एक ही इलेक्ट्रॉन का एक ही वेवलेंथ होता है, इसलिए तो गलत होता है. The nuclear charge of the atom inversely proportional to the nuclear charge on the atom of the atom. तो न्यूक्लियर चार्ज ऑन द एटम, न्यूक्लियर चार्ज मतलब चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो होगा. The velocity of electron undergoing transition, no, the difference in the energy level involved in the transition, ये तो पक्का है. और न्यूक्लियर चार्ज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इससे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. बी ऑप्शन करेक्ट होगा. एक मिनट रुको, मतलब मैं क्वेश्चन एक बार ऐसे देख, एक बार और पढ़ने दो क्योंकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए ना. द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन Z square by n. ठीक है. The number of electron undergoing transition, no, that's wrong. The nuclear charge of the atom, नहीं, उसमें रूट आना चाहिए था क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज में स्क्वायर है. The velocity of electron undergoing transition, no, the difference in the energy involved, the difference in the energy involved in the transition.
करेक्ट। वेवलेंथ और स्पेक्ट्रल लाइन, क्योंकि डिफरेंस इन एनर्जी मतलब ऐसे हो जाएगा ना, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ड्रॉप किया तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो एनर्जी का और उसको इसी बाय लैम्डा से इक्वेट कर दो, तो डिफरेंस इन एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ना, वो तो होगा ही हो। और यहाँ पर ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो अपन को स्क्वायर बताना चाहिए प्रोपोर्शनलिटी में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थोड़ी है भाई, ये से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेकिन स्क्वायर ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज वो तो नहीं लिखा है, तो गड़बड़ ना हो जाए। फिर डिफरेंस इन द एनर्जी शेल है, शेल, जबकि वो एनर्जी बोल रहा है कि एनर्जी इनवॉल्व, शेल थोड़ी बोला उसने, डी ऑप्शन में एनर्जी बोला, तो वो करेक्ट है। तो डी वाला इज मोस्ट करेक्ट, क्योंकि वेवलेंथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ड्रॉप करता है, जो जो उसका वेवलेंथ होगा वो एनर्जी का डिफरेंस होगा, दैट्स करेक्ट। और न्यूक्लियर चार्ज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों नहीं हो सकता सर? वो इनवर्सली नहीं है, स्क्वायर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज से इनवर्सली गलत हो। D2 बोलो। समझा सर। ठीक है। E1 में मुझे गिवन था द अप्रॉक्सीमेट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द गोल्ड बॉल। भाई एक बार पढ़ो ना E1 को, अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊं। सर D4 E1 पढ़ लिया एक बार? D4 पूछा था तुमने? यस सर। D4 में तो बेटा लाइमन सीरीज में तो ये हो जाएगा ना, 1 2 3 4 कितने लाइन हो सकते हैं मैक्सिमम? अगर दो ही शेल हैं तो एक लाइन आएगा, 3 शेल हैं तो 2 लाइन आ जाएंगे, एक ये और एक ये और एक ये, 3 आ जाएंगे। और लाइमन तक तो नहीं होगा ये वाला, और अपन को सिर्फ लाइमन बताने हैं, तो लाइमन के लिए 1 तक आना कंपल्सरी है, तो 4 से 1 हो जाएगा। तो जितने शेल हैं उतना ही n-1 आ रहा है भाई। 2 शेल थे तो एक ही लाइन आ रही थी, 3 शेल थे तो 2 लाइन आ रहा था, एक ये फिर एक ये, 4 शेल थे तो 3 लाइन आ रहे थे, 5 शेल होंगे तो 4 हाँ लाइन सर आएंगे। समझा। E1 आ जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू H/mb है 200 मिलीग्राम 2.626 10 to the power of -34 डिवाइड बाय मास कितना गिवन है अपन को 200 मिलीग्राम मतलब 0.2 kg मल्टीप्लाई बाय स्पीड इज इक्वल टू 5 मीटर पर आवर। लो भाई 5 मीटर पर सेकंड चाहिए मुझे एमके इस वैल्यू में, तो ये पर आवर था, पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करूं? 3600 से डिवाइड कर देंगे। 0 लो भाई कर दिया। ये पर सेकंड था, हो गया। और E3 भी है, E3 में क्या गिवन है? If in hydrogen atom, if x is the radius of first Bohr orbit, ठीक है, de Broglie wavelength for the third orbit is, होगी फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए अपन को ये गिवन है, थर्ड ऑर्बिट के लिए अपन को बताना है, तो n डैश इज इक्वल टू होगा लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई 0.529 इनटू n स्क्वायर बाय z। ये तो कैंसिल कर लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई इनटू 0.529 n बाय z हो गया। किसके लिए पूछ रहे हैं? थर्ड वाले में हाइड्रोजन एटम, मतलब z का वैल्यू 1 होगा।
और फर्स्ट बोर ऑर्बिट मतलब ये भी 1 हो गया। थर्ड ऑर्बिट के लिए पूछ रहा है, तो ये 3 कर लो, और ये अपन को फर्स्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस 6 गिवन। लो भाई, ये आपका आंसर। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं? अब G10 भी पूछा था, F G H G10 for an electron with n equal to 3 has only one radial node। अच्छा G7 भी है, चलो पहले G10 कर लेते हैं फिर 7 बताते हैं। उसमें एक ही रेडियल नोड है और थर्ड शेल, तो थर्ड शेल में तो 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है। इसमें रेडियल नोड कैलकुलेट करूंगा तो n माइनस l माइनस 1 होगा, तो 3 माइनस 0 इसके लिए तो हो जाएगा कितना, रेडियल नोड 2। इसके लिए हो जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 1 1, मतलब 3p ऑर्बिटल की बात कर रहे हो। सो फॉर एन इलेक्ट्रॉन विद n इक्वल टू 3 हैज ओनली वन रेडियल नोड, मतलब आप 3 इक्वल टू 3p की बात कर रहे हो। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम विल बी ऑर्बिटल l into l plus 1 h by 2 pi, l का वैल्यू 1 है 3p के लिए, तो अपन कहेंगे रूट ऑफ 1 into 1 plus 1 h by 2 pi। ले भाई तेरा आंसर आ गया, रूट 2 h by 2 pi। G7 की बात करते हैं। कंसिडर द इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट of this, the number of electron with the azimuthal numbers। एक मिनट रुकना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम हम सबको आता है ना, और वो एक्सेप्शन में भी है कॉपर और क्रोमियम। Cr24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ये होगा। आपको l इक्वल टू 1 and 2 चाहिए। देख भाई l इक्वल टू इधर तो 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा, s हो गया ना, इधर भी 0 हो। अब अपन लिखेंगे l इक्वल टू 1 है n2 r, तो ठीक है l इक्वल टू 1, इसके लिए l इक्वल टू 1 होता है, इसके लिए भी l इक्वल टू 1 होता है, ये भी गया क्योंकि l इक्वल टू 0 और l इक्वल टू 2 होता है। तो l इक्वल टू 1 में 6 इलेक्ट्रॉन इधर 6 इलेक्ट्रॉन इधर, तो l इक्वल टू 1 के लिए 12 हो गया और 2 के लिए 5। लो भाई आंसर। कोई डाउट है तो बोलो। G5 राइट, चल भाई G5 की बात। The total spin resulting from the D7, तो टोटल स्पिन मैंने अभी बताया था आपको, टोटल स्पिन जो होता है वो होता है 1/2 into n, और D7 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 3, तो 1/2 into 3 मतलब 3/2 आ गया टोटल स्पिन। लो भाई आपका, और कोई डाउट है तो बोलो। G3 कैलकुलेट कर लेते हैं। Spin magnetic moment is given to me root of 24। अपने पास x n पावर, since mu is equal to root of 24 which is equal to 4.9, therefore number of unpaired electron is, मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के पहले वाला नंबर ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
इसका एटॉमिक नंबर अपन को गिवन है, ठीक है भाई। तो एटॉमिक नंबर गिवन है 26, तो x इज इक्वल टू 20, ये x n पॉजिटिव इज 20, तो x का एटॉमिक नंबर 26 गिवन है, मतलब AR 18 4s2 3d6 ये है। अब अपन कहेंगे 4s ऐसे होगा और d6 ऐसे, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपन में तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है ताकि x पे चार्ज आ जाए, और कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बचने चाहिए, 4, ये तो पहले से है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो अपन कहेंगे n का वैल्यू 0 ले लो, लेकिन n पॉजिटिव लिखा है मतलब कुछ तो है, तो अपन कहेंगे ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पहले ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 4th शेल से। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब भी इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले एक निकालोगे आप तो 5 हो गए अनपेड, फिर दूसरा निकाला तो भी 4 अनपेड है। मतलब इसमें मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर आप x को ऐसे लिखोगे ना तो भी इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि अपन को अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो रखने ही रखने हैं, फिर बताना है पॉजिटिव चार्ज कितना होगा। तो अपन कहेंगे अगर आप +2 लिखोगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है 4, और कुछ हो सकता है, तो अपन कहेंगे पहले ये निकालोगे, उसके बाद इससे एक निकालोगे और एक और निकालोगे, मतलब मैं x का वैल्यू +4 भी बोल सकता हूं, तो भी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। भाई 4 लिखोगे तो अपन 2 यहां से निकालेंगे और 2 यहां से निकालेंगे, क्योंकि ये तो हो जाएगा ऐसे 4s0 3d6, और ये लिखोगे तो 4s0 3d4, तो ऐसे हो जाएगा, तब भी तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक यहां से निकालोगे एक यहां से निकालोगे, ये था ना 6th इलेक्ट्रॉन जो आपने फिल किया था, और एक यहां से निकालोगे तो 4 बचेंगे अनपेड। तो देखते हैं क्या गिवन है। हाँ G3 में अपन को गिवन है 4 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। एक F8 भी गिवन है अपन को, किसी ने कहा F8 भी होता है। F8 में अपन को गिवन है consider the following statement, कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द XY प्लेन इन x स्क्वायर y स्क्वायर इज 0, गलत भाई। x स्क्वायर y स्क्वायर तो x स्क्वायर और y स्क्वायर जो होता है इसमें ऑर्बिटल तो एक्सेस पे ही होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो सबसे ज्यादा वही होती है ना जहां लोब्स होते हैं, पहला वाला तो गलत। F8 का फर्स्ट पॉइंट, और वो कह रहा है 0 होता है, नहीं भाई वही होता है। हाँ Fxy dxy होता तो हो जाता, क्योंकि dxy में क्या होता है अपन को पता है, dxy में आप ऐसे बनाते, तो फिर बिटवीन द एक्सेस होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑन द एक्सेस नहीं, ये dx, ये dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। दूसरा सेंटेंस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन xy प्लेन इन z स्क्वायर ऑर्बिटल इज 0, गलत। z स्क्वायर में तो ऐसे बनाया था अपन ने कि भाई यहां ऐसे होता है और एक रिंग होता है xy प्लेन में, तो रिंग में भी हो सकती है, अपन उसे 0 थोड़ी बोल सकते। C वाला, the 2s orbital has one nodal surface, तो आपने बताया था कि नोडल सरफेस मतलब हो गया कि 2s में इधर न्यूक्लियस है, तो ये 1s होगा और ये 2s होगा, तो 2s और 1s के बीच में एक नोडल सरफेस होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, दैट्स करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर 2pz xy प्लेन इज अ नोडल प्लेन, दैट्स करेक्ट भाई। 2pz का मतलब सिर्फ z पे इलेक्ट्रॉन होगा, xy प्लेन पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, दैट्स अ नोडल प्लेन। तो which of these are incorrect statement, मेरे ख्याल से A और B हो गए इनकरेक्ट स्टेटमेंट।
सो दैट इज अबाउट एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1। अब आपको अगर पार्ट 3 से कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर वो क्लियर। हो गया। तो फिर एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 होमवर्क दिया था। सर क्वेश्चन 26 डाउट है। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में यस सर। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 26 डाउट है। पहले देख लें। क्वेश्चन 5 5 सर। ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, 5 वाला। ठीक है, तो वो पहले 9 और वाला 10 देख में लें। क्या ऑप्शंस दिए वो समझे ही नहीं। अच्छा, उसमें समझ में नहीं आया क्या है? चलो देख लेते हैं, हम समझते हैं अपन, कोई बात नहीं। अपन इतना तो समझ ही लेंगे, इतने समझदार तो हैं ही अपन। जो बोल रहा होगा वो समझ लेते हैं। अभी देखते हैं क्या बोल रहा है वो। अब देखो, a light source of wavelength lambda illuminates a metal and eject photo electron of kinetic energy 1। ठीक है भाई, वो कह रहा है बता दिया। देख भाई, एक लैम्डा को फॉल करवाते हैं जो काइनेटिक एनर्जी देता है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कह रहा है कि अनदर सोर्स ऑफ लाइट जिसका वेवलेंथ लैम्डा बाय 3 है। ठीक है, मतलब लैम्डा 2 इज लैम्डा बाय 3, ये लैम्डा 1 है। तो ejects photo electron with the same metal with the kinetic energy of this। ठीक है भाई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 4। मेरे ख्याल से क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। फाइंड द वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन तो दोनों के लिए सेम होता है, तो बड़ा इजी हो गया मेरे लिए। 2 इक्वेशन आ जाएंगे और फिर उससे आ जाएगा। तो अपन ने लिखा भाई, लैम्डा ये ऐसे होता है, E इज इक्वल टू होता है E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। एच टी बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी 1, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन। ये वाला, ये इक्वेशन 1 आ गया। एच सी बाय लैम्डा 2 E नॉट प्लस 4। अब लैम्डा 2 अपन को लैम्डा 1 बाय 3 गिवन है, तो इसको ना लैम्डा 1 बाय 3 कर लैम्डा 1 आ जाएगा। इसका मतलब अब इक्वेशन 2 से 1 को माइनस कर देते हैं। 2hc by lambda 1 is equal to 3। तो 2hc बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू आ गया अपने पास 3। लो भाई, अब आपके पास 2hc बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू 3 आ गया आपके पास, मतलब hc बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू हो गया अपने पास 3 भाई। 1.5। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ गया 2.5। लो भाई, आंसर आ गया। तो बड़ा इजी है यार, ऐसे इजी पूछा करो तुम लोग बस। अब दूसरा क्वेश्चन, रुक जा, अरे अब तो क्वेश्चन अपन को लाइन से मिल गया। इसमें तो अपन तो कह रहे हैं कि बताओ कितना बताओगे आप, उतने बता सकते हो। अच्छा सुन, यहाँ पर अपन से पूछा है थर्ड क्वेश्चन में, अपन को क्वेश्चन आए हैं क्लास, अपनी क्लास का टाइमिंग कब तक है? सर 35। 6:35 ना? हाँ फिर रुको, 35। चलेगा चलेगा चलेगा। मतलब मैं इससे पूछा कि मतलब वो ना हो जाएगा। अपने पास क्वेश्चन है 3 है और 6, 7, 15, 21। सर 10 और 26 भी। 10 भी है, 26 भी है। चलो हो गया। 3 वाले में अपन को गिवन है an oil drop has this much charge, find the number of electrons। अरे भाई, ये तो लास्ट क्लास में बताया था। 6.39 into 10 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 1.602 into 10 to the power of 19, अराउंड 4 आ रहा ना। नाइन बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम। ये लो, ठीक है।
ऑयल ड्रॉप वाला मेथड बताया था क्या लास्ट टाइम? 3 के बाद 6 पूछा है, चलो भाई 6 पे आते हैं क्योंकि मैंने बता दिया। In Bohr model of hydrogen atom, the ratio between the period of revolution, time period है, the period of revolution of an electron in the orbit, अपन को time period पता है क्या होगा? T is proportional to n cube divided by z square. वो frequency का reverse ना, inverse of frequency, याद है? So अपन को ratio calculate करना है of electron in the first orbit of n equal to 1 to the period of revolution of electron in the orbit of n equal to 2. मतलब z सेम है n equal to 1 के लिए, n equal to 2 के लिए, एक ही एटम में। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो रेशियो निकालना है तो n1 क्यूब अपॉन z स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर अपॉन n2। ये तो कैंसिल हो गए, ये 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 क्यूब, ले भाई 1/8 आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 भी पूछा। In an atom, 2 electrons move around the nucleus in the orbit of radius r and 2r and 4r. 2 electrons move around the nucleus in a circular orbit of radius, एक r है, एक 4r है, ठीक है। The ratio taken by them for one complete revolution is, अब एक बात बताओ, एक का रेडियस का फॉर्मूला तो n1 by n2 निकाल लेंगे ना, बस n स्क्वायर बाय z हो गया। तो एक बार r ले लेते हैं तो 0.529 हो गया इनटू n स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर अपॉन z हो गया, और एक बार 4r ले लेते हैं तो ये n1 हो गया 1, तो ये कितना आ जाएगा 0.529 इनटू n2 ले लेते हैं, z कैंसिल हो गया तो n1 आ गया 1 एंड n2 हो गया अपने पास 2। अब उसने अपन से टाइम पीरियड पूछा है, मतलब t पूछा, ये लिखा हुआ t इज इक्वल टू हो गया n क्यूब अपॉन z स्क्वायर। तो बताओ क्या करें? टाइम टेकन बाय n1 by n2 का क्यूब कर देंगे क्योंकि बस टाइम बस पीरियड बस मतलब ये ले n भाई, क्यूब by 1 z और 2 है और ये आपके पास सामने उसका आंसर लिखा हुआ भाई, n1 इक्वल टू 1, n1 n2 इक्वल टू 2, तो n1 इक्वल टू 1, n2 इक्वल टू 2, टाइम पीरियड का रेशियो पूछा, ये आपके पास आंसर है। ये आपके पास आंसर है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 9। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ बेरिलियम आयन इज, ठीक है भाई। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन जेड ई, मतलब होता है जेड ई इंटू ई डिवाइडेड बाय आर, ये होता है। के का परमिटिविटी फैक्टर, उसमें पाई वगैरह लिखा हुआ है तो के जो होता है के अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये के का वैल्यू भी होता है। तो अपन इसको लिख सकते हैं माइनस के, मतलब हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो कांस्टेंट है, इंटू जेड ई डिवाइडेड बाय आर। तो चलो लिख लेते हैं भाई, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और बेरिलियम के लिए z का वैल्यू 4 होता है और ई स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय आर, क्या बचा ई स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन 0 इनटू हाँ, लो भाई आंसर आ गया माइनस साइन। सर कभी क्या हमें एप्सिलॉन 0 का भी वैल्यू निकाल के आंसर पूछा जाएगा? नहीं, ओके सर। तभी तो मैंने बताया नहीं, जरूरत ही नहीं एप्सिलॉन की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 10 भी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ लिथियम आयन इज, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी जो प्लस में होगा 1/2 kz1 e इंटू ई डिवाइडेड बाय आर, ये होता है काइनेटिक एनर्जी। सब्स्टिट्यूट कर लो, ये भी एप्सिलॉन में के फॉर्म में पूछा है तो 1/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो के है, z इन
z इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, और z का वैल्यू 3 है, ये अपन को पता है। लिथियम के लिए z का वैल्यू 3 है। कोई डाउट है? नो सर। नो सर। काइनेटिक एनर्जी हमेशा प्लस होता है और ये पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है अपन को, इन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इलेक्ट्रॉन डी-एक्साइट्स फ्रॉम अ लेवल n to 1, nth शेल से फर्स्ट शेल पे। द टोटल नंबर ऑफ लाइंस बिलोंगिंग टू द बाल्मर सीरीज इज 2। ये तो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपने। बाल्मर सीरीज मतलब हो गया कि इज 2, मतलब ये हो गया, ये एक लाइन हो गया बाल्मर सीरीज में, ये दूसरा लाइन हो गया बाल्मर सीरीज। मतलब n2 का वैल्यू मुझे पता है और n1 का वैल्यू मुझे पता है। चलो देखते हैं क्या होता है। द टोटल नंबर ऑफ लाइन बिलोंगिंग टू द बाल्मर सीरीज इज 2। अच्छा, लेकिन ये नहीं पता कहां से फॉल कर रहा है, लेकिन बाल्मर सीरीज में 2 लाइन, ठीक है। If the electron are ionized from the level n by the photon of energy 13, then the kinetic energy of the ejected electron will be। तो kinetic energy कितनी होगी वो बताओ। हाइड्रोजन एटम है, ये लिखे क्यों रहे, ये तो लिखा ही हुआ है इस तरफ, n equal to 1 2 3। अपन ऐसे कर ले, अब अपन से पूछ रहा है the total number of line belonging to the Balmer series is this: if the electrons are ionized from the level n by the photon of energy 13। तो अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करता हूं, तो if the electron are ionized from the level n, यहां से आयनाइज करो मतलब निकाल देता हूं, by giving the 13 electron volt of energy, ये एनर्जी गिवन है। तो न्यूक्लियस से इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कितना एनर्जी इससे यूज हो जाएगा? 0.84। 0.85। देन द काइनेटिक एनर्जी, तो बताओ इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 13 माइनस 0.85 हो जाएगा, तो बेटा 12.1 आ जाएगा, 12.15 आ जाएगा। तो भाई आंसर आ एक ही टाइप के सर क्वेश्चन अभी जाएं क्या? हाँ 6:40 से दूसरा क्लास है। तो चलो फिर बाय हो जाए, मेरी भी क्लास होगी। चलो इससे आगे अपन थैंक यू नेक्स्ट सर, बाय सर। चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय। चलो हाँ।